बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करता हूँ। और ये मध्यांचल जोन स्तरीय परिवर्तन यात्रा में चल रहे हमारे साथीगण हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे इस मूवमेंट का साथ सहयोग कर रहे आदरणीय एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद यादव जी एवं आप लोग इस परिवर्तन यात्रा में शरीक हो रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इसलिए आपका भी मैं हृदय से आभारी। साथियों, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भारत में बनाई गई और कोई बहुजन मुक्ति पार्टी अकेले ही बहुजन समाज मूल निवासी समाज में पहली बार नहीं दिखाई दे रही। अनुसूचित जाति में भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई, अनुसूचित जनजाति में भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई और अदर बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़े वर्ग में भी राजनीतिक पार्टियां बनाई गई और अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन लोगों ने भी पॉलिटिकल पार्टियां बनाई। साथियों, इतने लोग पॉलिटिकल पार्टियां बनाए फिर भी हमारी समस्या का कोई समाधान क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यह है। इस बात के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के नेता आदरणीय वीएल मातंग साहब पूरे देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के बुद्धिजीवी पर्सनों की सभा बुला के उसमें ये बात चिंतन मनन करने के लिए रखा और जो सामाजिक संगठन पूरे देश में चल रहे हैं उनको भी मंथन के लिए बुलाया गया कि आखिर रास्ता क्या है। 74 साल से हमारे समाज में हर बार इस उम्मीद के साथ वोट करते हैं कि इस बार हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन जितनी बार हम वोट डाल रहे हैं नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जो समस्या ऑलरेडी भारतीय संविधान निर्माताओं ने उस समस्या का समाधान कर दिया था, हल निकाल लिया था और समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, फिर वो पुनर्जीवित हो गई वो समस्याएं। नई समस्या का समाधान तो छोड़िए, जिन समस्याओं का समाधान हो गया था वो समस्याएं पुनर्जीवित हो गई। तो ऐसी स्थिति में गंभीर चिंतन मनन करने के बाद बहुजन मुक्ति पार्टी आपके बीच में आई। ये देखा गया कि भारत देश में सामाजिक और राजनीतिक दोनों चिंतनशील एरिया में चिंतन करने वाले लोगों का बड़ा अभाव हो गया। न सामाजिक जागृति हो रही है, न राजनीतिक जागृति हो रही है और सामाजिक जागृति और राजनीतिक जागृति दोनों न होने की वजह से हम निरंतर पतन की ओर जा रहे हैं। ये अवलोकन करने के बाद निर्णय लिया गया कि बहुजन मुक्ति पार्टी बनाया जाए और बहुजन मुक्ति पार्टी के नेतागण ने यह निश्चित एक निर्णय लिया कि पहले 22 में चुनाव है अगर उत्तर प्रदेश में, तो 22 को आधार बनाते हुए पहले उत्तर प्रदेश में हम लोग टेस्ट करेंगे और इसलिए उत्तर प्रदेश में 5 परिवर्तन यात्रा निकालने का निर्णय लिया। तो 5 परिवर्तन यात्रा साथियों निकालने का निर्णय लिया। पहला राज्य स्तरीय परिवर्तन यात्रा निकाला गया पूरे उत्तर प्रदेश में, अभी चल रहा है, जो आदरणीय परवेंद्र प्रताप सिंह जो बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में निकाला गया और आज सकुशल चल रहा है और बड़े पैमाने पे मूल निवासी समाज का समर्थन मिल रहा है। दूसरा परिवर्तन यात्रा पूर्वांचल जोन स्तरीय परिवर्तन यात्रा निकाला गया और जिसका नेतृत्व प्रोफेसर रामधारी दिनकर जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश, उनके नेतृत्व में निकाला गया है और जो आज सकुशल आपके बगल बाराबंकी में चल रहा है। बड़े पैमाने पे समाज का समर्थन मिल रहा है। और तीसरी यात्रा आपके बीच में चल रही है उन्नाव। चौथी यात्रा साथियों एडवोकेट मुकेश कुमार जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश है उनके नेतृत्व में पश्चिमांचल जोन में निकाला गया और एक परिवर्तन यात्रा बुंदेलखंड राज्य स्तरीय निकाला गया, बुंदेलखंड स्तरीय। साथियों बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा होने की वजह से
बुंदेलखंड को अलग तरीके से ट्रीट करने के लिए संगठन ने निर्णय लिया, इसलिए बुंदेलखंड स्तरीय परिवर्तन यात्रा निकाला गया। तो 5-5 परिवर्तन यात्रा निकालने के पीछे यह है कम समय में ज्यादा लोगों तक संदेश अपना दिया जाए, पहला मकसद है। तो साथियों, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने 2.5 महीने में कवर करने का निर्णय लिया। तो ये परिवर्तन यात्रा का आज 34वां दिन है। 34 दिन से लगातार ये मेरी यात्रा चल रही है। इसी तरीके से 4 और परिवर्तन यात्रा चल रही है, तो उनका भी ऐसे ही समय है। तो ये परिवर्तन यात्रा निकालने के पीछे मकसद यही है कि सामाजिक जागृति लाया जाए, राजनीतिक जागृति लाया जाए। सामाजिक जागृति का पतन क्यों हो गया है, उसका कारण क्या है? साथियों, पूरे देश में व्यक्ति जाति के आधार पर निर्णय लेता है। अगर उसके जाति का व्यक्ति कम अच्छा बात रखे तो भी लगता है कि नहीं, ये नेता हमारा जब ज्यादा प्रशंसा करके बढ़ा चढ़ा के बताता है। और धर्म के आधार पे चेतना पैदा हो गई है, लोग धार्मिक हो गए हैं। अगर धर्म के आधार पे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म की टेस्टिंग करती रहती है। तो धार्मिक भावनाओं के साथ खेलती है हमारे लोगों को। उसके बाद हमारे लोग जैसे ही धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होते हैं और बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं। इसलिए बीजेपी बार बार धार्मिक मसले पैदा करती है, समाज के मूल समस्याओं पे कभी भी उत्थान के लिए काम नहीं करती है। इसीलिए उन्होंने कहा, 2-3 मुद्दे उनका बताता हूं, जिससे बताइए मूल समस्या क्या हमारी हल होगी। पहला, 3 तलाक से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास की कोई समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। बैकवर्ड क्लास की समस्या का समाधान यह होता कि उनकी जाति आधारित गिनती कर देते, उनका संख्या पता चलता, उसके अनुसार आप उसको बजट दे देते, पैसा धन मुहैया कर देते, उसके बाद उनका उत्थान हो जाता। नीट में आप उनको रिजर्वेशन पहले जो इतने दिन से रोक के रखा दे देते, उनके लोग डॉक्टर इंजीनियर हो जाते, वह डॉक्टर हो जाते बड़े पैमाने पे, उनका हल हो जाता मामला। हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप दे देते तो भी फायदा हो जाता बैकवर्ड क्लास को, वो भी बंद कर दिया। शेड्यूल कास्ट को मिल रहा था, वो भी बंद कर दिया। तो जिससे हमारी समस्या का समाधान होगा, वो समस्याओं पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि धार्मिक भावनाओं में उलझा देते हैं। तो 3 तलाक का मुद्दा इसलिए रखा कि आसानी से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम राइट कराया जा सके। मुसलमान जब बाहर निकल के आएगा तो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को हिंदू बना के उनका उपयोग करेंगे, इसलिए धार्मिक मुद्दा बनाया। दूसरा मुद्दा उन्होंने बताया 370 का। 370 के धारा पे जब प्रचार प्रसार कर रहे थे मीडिया के द्वारा आरएसएस बीजेपी के लोग, तो साथियों ऐसा लग रहा था हमारे लोग, नौजवान लोग भी, और बड़े ढंग से बता रहे थे कि जैसे ही 370 हटेगा तो सबसे इतना बीजेपी के लोग गिर जाते हैं किसी मामले पे। बीजेपी के मिनिस्टर ऐसा कह रहे थे कि जैसे ही 370 हटेगा, सबसे खूबसूरत नारियां कहां हैं? जम्मू कश्मीर में। तो हमारे लोगों को लगा, रिक्शा चालक जो कभी शादी नहीं करने की सोच रहे थे, वो सोचने लगे कि जैसे 370 हटेगा हम जम्मू कश्मीर में शादी कर लेंगे। और कहा जैसे 370 हटेगा जम्मू कश्मीर में आपको फ्लैट मिल जाएगा, वही लड़की मिल जाएगी, वही शादी हो जाएगा, वही फ्लैट हो जाएगा, वही सारा बिजनेस सेटअप हो जाएगा। तो नौजवानों को हमारे भूत चढ़ाया। अब 370 हट गया तो इसमें से बैठे हुए लोगों के कश्मीर में प्लॉट हो गए क्या? हाँ, नहीं हुए। तो ये बड़े ही साजिशन काम करते हैं। अब उन्होंने गाय के प्रति जो है इतना भाव आकर्षित हो जाते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं करना था, इसमें भी राजनीति है। और भारत में सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में गौमांस तस्करी होती है, विदेश सप्लाई होती है।
माता भी मानते हो, सबसे ज्यादा कटवाते भी हो और सबसे ज्यादा विदेशियों को खिलाते भी हो। और बंद क्या किया किसको? तो साथियों, बड़े पैमाने पे क्या हो रहा था, छोटे छोटे जो व्यापारी वैसे ही वो प्लान बनाते हैं कि ये समाज को टेस्टेड चीज ज्यादा परोस दीजिए, उस समय लगना चाहिए कि बहुत अच्छा है, बाद में दुष्परिणाम उसका दूसरा आता है। और उन्होंने फिर से देखा कि अब क्या करना चाहिए, तो अभी एक और नया मामला ले आके गए। अभी रवि किशन नाम नहीं है उनका, पूरा नाम है रवि किशन शुक्ला। आप लोग जब रवि किशन नाम आता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका पूरा नाम है रवि किशन शुक्ला। वो गोरखपुर से हमारे योगी बाबा ने अपनी सीट खाली किया, वहां से सांसद बनाया। तो सांसद बनाने के बाद वो सदन में जाके एक बिल दिए, एक प्रस्ताव रखे। प्रस्ताव क्या था कि 2 बच्चों से जिसके पास ज्यादा होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने कहा 2 बच्चों से ज्यादा जिसके पास होंगे पंचायती राज कानून बनाया जाए उनके विरोध में, उन्हें चुनाव लड़ने न दिया जाए। मेरा यह कहना है पंचायती राज तक ही क्यों रोक रहे हो? उच्च सदन और सदन में विधानसभा विधान परिषद में कहीं भी नहीं बनना चाहिए 2 बच्चों से ऊपर। जब ऐसा होगा तो रवि किशन शुक्ला जी के पास 4 बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं? 4। और वकालत कितने की कर रहे हैं? 2 की। तो कम से कम आपको हो सकता है भरोसा न हो कि हमारे पास 2 बच्चे, 2 का भरोसा हो सकता है, 2 का न हो, यह भी तो हो सकता है। तो आप कर सकते हो। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। आपकी संस्कृति सभ्यता हो सकता है अलग हो, मैं नहीं कर सकता हूं, इसलिए तो आप अपने पत्नी को भी बदनाम करने के नियत से ऐसी सवाल उठाए। अब उसके बाद आदित्यनाथ योगी जी ने बड़े तेज से कहे 2 बच्चों से ज्यादा वालों को कुछ नहीं देना चाहिए। तो आदित्यनाथ योगी जी 23 कैबिनेट मिनिस्टर हैं आपके, 23 में 10 ऐसे हैं जिसके 2 बच्चों से ज्यादा है। तो सबसे पहले नैतिकता किसकी है? आप लोगों की है, आप इस्तीफा दे दो। अब 2 बच्चे के ऊपर वाले का तो प्लान बना रहे हैं, जिसके पास कोई परिवार ही ना हो, क्या उसके लिए भी कोई प्लान बनाया इन लोगों ने? उनके लिए कुछ नहीं। और परिवार न होने का दुष्परिणाम क्या होता है? पूरा देश भुगतता है। अभी हम लोग भुगत रहे हैं। योगी जी के पास कोई बाल बच्चे नहीं, मुस्टंड है। मुस्टंड समझ रहे हैं ना? छुट्टा साड़। और वैसे आदित्यनाथ योगी जी भी है, वैसे मोदी जी भी अभी है, थे भी, परिवार को छोड़ दिए। अब वो भी कैसे हो गए? छुट्टे साड़। अब उनको घर गृहस्थी से क्या मतलब है? अब परिवार चलाने का अनुभव जिसके पास नहीं है, हमारे देश की मूर्ख जनता ने उन्हें प्रदेश और देश दे दिया चलाने के लिए, तो चलाएंगे। कैसे चला रहे हैं जानते हैं? अब डेली पति पत्नियों में युद्ध हो गया है, पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में चल रहा है। तो भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सरसों का तेल 200 रुपए किलो से ऊपर हो गया। और बड़े ताजुब की बात है, उत्तर प्रदेश में 201 रुपया मानक भी हो गया नौकरी का, मनरेगा का। जितने में 8 घंटे काम करेंगे उतने में सरसों का तेल 1 लीटर आएगा। दिन भर मजदूरी और शाम को एक लीटर सरसों का तेल। अब सरसों का तेल ले आदमी, तो अब आप सोचिए 100 ग्राम सब्जी तो बनाने में लग जाएगा, 100 ग्राम शाम को, 100 ग्राम सुबह, 200 ग्राम एक दिन का खत्म हो जाएगा। अब मिर्चा है, धनिया है, प्याज है, लहसुन है, साथियों और मसाला है, अब सब्जी है। अब बनाते बनाते एक दिन की सब्जी के पीछे 200 रुपए से ज्यादा लग जाएंगे।
तो दिन भर कमाएगा, सिर्फ सब्जी तक का लाएगा, और गेहूं चावल कहां से पाएगा? तो हर जगह तो लड़ाई हो रही है। और जो लॉकडाउन से पहले, नोटबंदी से पहले हमारे लोगों के पास अस्थायी रोजगार थे, वो भी सरकार ने छीन लिया। और अब सरकार कह रही है, वही हाल है कि सब कुछ छीनने के बाद, घर में आग लगाने के बाद कह रही है सरकार, अरे 5 किलो मुफ्त में हमने गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, और वो भी कितने में? तो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरे के पूरे देश में सभी जगह होल्डिंग लग गई। और ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा, जितने का गेहूं चावल नहीं दिया, उसका 1.25 गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी और योगी ने प्रचार पे खर्च कर दिया। यानी दिया अगर 100 करोड़, तो खर्च 125 करोड़ काहे पे कर दिया? एड पे। और तो और जो बोरी में पैकेट बनाया, उसमें भी योगी और मोदी की फोटो लगा के भेजा। अब तक भी लोग शासन किए हैं, लेकिन इतनी निकम्मी राजनीति किसी ने नहीं किया जितने निकम्मे पंत उतर आए। और इसके पहले भी देखा है आपने, मिसाइल बनाई गई, तो मिसाइल का प्रचार लोगों ने इतना तेजी से नहीं किया जितना ये शौचालय बना के प्रचार कर रहे हैं। जितना ये शौचालय बना के प्रचार कर रहे हैं, उतना तो लोगों ने मिसाइल बना के भी प्रचार नहीं किया देश में कि हमने बड़ी मिसाइल बना दिया। तो इनकी सोच ही शौचालय के लेवल की है, ज्यादा बड़ी सोच नहीं है इनकी सोच ही शौचालय तक है। वो भी जो शौचालय बनाया, अभी आ रहे थे तो एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने कहा कि सर देखिए, तो हमने कहा क्या हुआ सर? कहा देखिए, जो योगी और मोदी ने शौचालय बनाया है, उसमें देखिए ऊपरी और कंडे डाले हुए हैं। तो हमने कहा इतना कहिए कि ऊपरी कंडे ही डाले हुए हैं और ज्यादा नरक का काम करते हैं उसमें कोई यूज नहीं कर रहा है। चूंकि उसका कारण है कि जो बना, जैसे बना है, उसका उपयोग करने लायक नहीं है। और इतने में भी सरकार की देखिए, तो एक समय सरकार ने, आप लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, मैं याद दिला देता हूं, सिगरेटरी और लेखपाल और जो पंचायत कर्मी है, सफाई कर्मी, इन लोगों को लगाया था खुले में कोई शौच न करे। हमारे इलाहाबाद के गंगा नदी के किनारे लगाया था। अब वहां लोग जो बाहर गए, बाहर शौच के लिए गए, तो सीटी बजाने लगे सिगरेटरी और जो है लेखपाल, सफाई कर्मी। इतने में गांव वाले लोग दौड़ा दौड़ा के पीट दिए। तो गए बीडीओ और एसडीएम साहब के पास, साहब हम सीटी बजाते हैं तो मारते हैं। तो उन्होंने भेजा फोर्स को, तो फोर्स के सामने वहां के लोगों ने जवाब दिया, अरे कोई शौच के लिए बैठा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में सीटी बजाओगे तो जूते नहीं खाओगे तो खाओगे क्या? वो भी योजना फेल हो गई, बंद कर दी। अब सीटी नहीं बजाते कहीं पूरे देश में, अब सीटी बजाना बंद हो गया। फिर शौचालय बनाए, वो भी बंद हो गया। तो इनकी कोई योजना धरातल पे उतरती नहीं है। दरअसल इनके प्रचारक बहुत स्मार्ट हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, आईटी सेल के लोग हैं, छोटा सा काम करने के लिए प्रचार करते हैं। एक और बता रहा हूं, उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया था ना, और हेमा मालिनी जी झाड़ू लगा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लगा रहे थे। तो झाड़ू लगा रहे थे, तो मैंने उस समय पोस्ट किया था फेसबुक पे। पोस्ट क्या किया साथियों, अब इन मूर्खों को ये नहीं पता कि गांव और देहात के लोग भी देखते हैं आपको, शहर वालों को तो पता नहीं होता है, कहीं कहीं तो पेड़ पौधे नहीं देखते हैं। तो साथियों आप देखते होंगे पीले पत्ते नीचे आते हैं और हरे नहीं आते हैं, हरे और मुलायम पत्ते नहीं आते हैं। वो कहां रहते हैं? पेड़ की टहनियों में लगे रहते हैं। तो जब इन्होंने देखा कि अब हमें सफाई का एड देना है, तुरंत पहुंच गए सुधीर चौधरी और एक और है बिल्ली जैसा, क्या नाम है उसका, अंजना कश्यप, कान खड़े करके आती है। इसलिए कह रहा हूं कि उसका डायलॉग सुनेंगे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। वो मीडिया नहीं है, वो साइडिया है।
वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में सिर्फ बात करती है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। सुधीर चौधरी है नरेंद्र मोदी के पक्ष में बात करता है, तो वो क्या पीले पत्ते डालना भूल गए वो लोग हरे और ताजे पत्ते डाल दिए और झाड़ू लगा रहे हैं। जब झाड़ू लगा रहे हैं तो उसको हमने देखा, देखने के बाद पोस्ट डाला, नरेंद्र मोदी जी थोड़ा शर्म करो, भारत में ऐसा पौधा नहीं है कि पीले पत्ते लगे रहते हैं और हरे टूट के नीचे अपने आप आ जाते हैं। और पत्ते तो दिखा रहे हो, लेकिन साथियों संगमरमर के पत्थर पे पत्ते आए थे और चल के, पेड़ पौधा भी नजदीक नहीं था। इतना झूठा प्रचार कोई कर सकता है स्वच्छता अभियान के नाम पे? और बड़ी बड़ी हीरोइनें आ गई यहां सब स्वच्छता अभियान पे। और बीजेपी के समय में एक मंत्री हुआ करती थी, अभी भी मंत्री है, मंत्री हुआ करती है, मैं जानबूझ के कहता हूं उनको, नाम है उनका स्मृति ईरानी। जब 15 पैसे बढ़ता था गैस का दाम, पेट्रोल का, डीजल का, तुरंत रोड पे आती थी और गैस सिलेंडर की टंकी लेके और 2-3 ठो भौंका दरवा लेके, लहसुन मिर्चा प्याज लेके आ जाती थी रोड पे, बड़ी नौटंकी करती थी। तो जब 35-37 रुपए में थे डीजल, तब तो नौटंकी हुई। अब सब 100 क्रॉस करने वाला है पेट्रोल, तो नौटंकी नहीं हो रही है। उस समय जब 300 रुपए में गैस सिलेंडर था तो बड़ी नौटंकी थी। अब 1000 रुपए में हो गया तो नौटंकी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि नौटंकी जानबूझ के सत्ता में आने की थी। अगर आप ईमानदार हैं तो उस समय चूड़ी भेजा करती थी मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि वो बेचारे बोलते नहीं थे। उनको जो बोलना होता था वो सोनिया माता बोल देती थी, तूने बोलने की जरूरत नहीं थी। तो बोलते नहीं थे, वो विद्वान आदमी थे, पढ़े लिखे थे, तो ये उनको चूड़ी भेजा करती थी। तो अब तो ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं होगी, डीजल पेट्रोल खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, स्पीड पोस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, कोरियर करने की जरूरत नहीं होगी। अब तो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, अब तो बंगला आसपास में है, कम से कम 2-4 दर्जन चूड़ी ले जाके नरेंद्र मोदी को पहना दो कि अब तो महंगाई का एकदम ऐसा आलम आ गया है कि दुनिया के लोग जान गए हैं कि भारत की स्थिति क्या है और प्रधानमंत्री भारत के कैसे। तो अब तो कम से कम ऐसा कर देना चाहिए। झूठा आश्वासन उन्होंने दिया 15 लाख देने का, 15 लाख तो दिया नहीं। जब प्रधानमंत्री 15 लाख नहीं दिए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मीडिया ने पूछा 15 लाख आप दिए नहीं कहे थे, तो उन्होंने कहा 15 लाख देना नहीं था, 15 लाख जानबूझ के एक जुमला बोला गया था। तो जुमला शब्द का अर्थ होता है महाझूठ, महाफरेब, महाधोखा। तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं बीजेपी के, इससे यह सिद्ध हो गया कि बीजेपी महाझूठों की पार्टी है, महाफरेबियों की पार्टी है, महाधोखेबाजों की पार्टी है। क्योंकि अब तो ये तो अमित शाह जी कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ अमित शाह जी ने एक्सेप्ट किया कि ये झूठों की पार्टी है, ये फरेबियों की पार्टी है, ये धोखेबाजों की पार्टी है। मैं तो इतना कह रहा हूं कि अमित शाह जी कह रहे थे अब हमारे लोग धोखेबाजों से सावधान हो जाए। अब उन्होंने 15 लाख नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा, वो भी नहीं दिया। तो 2 करोड़ नौकरी के लालच में हमारे नौजवानों ने जो वोट दिया, अब नौकरी मिली नहीं, उल्टा नौकरी छिन गई अलग से। अब वो कह रहे थे कि हम देश का विकास करेंगे, विकास करने की बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले प्लान बनाया क्या करना चाहिए, बीपीसीएल बेचा, सीसीएल बेचा, साथियों बीएसएनएल बेचा, सफाई
विभाग बेचा रेलवे का, माल ढुलाई विभाग रेलवे का, उसके बाद रेलवे स्टेशन बेचा, बहुत सारे स्टेशन बिक गए। उसके बाद फिर सोचा कि लोग फ्लाइट से भी आते हैं, इसलिए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा बेचा उन्होंने अडानी को। उसके बाद फिर सोचा कि इंटरनेशनल लोग आते हैं, तो इसलिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल बेचा मुंबई का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सोचा दुनिया के लोग भी नहीं आने चाहिए और भारत के लोग भी नहीं आने चाहिए, राज्य के लोग भी नहीं आने चाहिए। और जब वो 15 अगस्त को भी स्पीच देंगे तो लाल किले से देंगे, तो लाल किले को भी उन्होंने बेच दिया जहां से स्पीच देते हैं। हम लोग तो जानते थे बेचने वाले हैं, लेकिन देश की जनता नहीं जानती थी। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध हुआ था तो शहीदों के कफन बेच दिए, तभी हम लोग जान लिए थे कि बीजेपी के लोग कफन चोर हैं। जब एक कफन तक शहीदों के बेच सकते हैं तो हमारे तन के कपड़े कैसे छोड़ेंगे, सवाल पैदा होता है। और हमारे समाज की राजनीति अभी किधर चल रही है ये देखिए। अभी मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई थी हाथरस में, तो उस हत्या में जिन्होंने हत्या किया उसके विरोध में मुकदमा लड़ने के लिए कोई नेता कहा कि हम लड़ाएंगे, पैसा हम लगाएंगे? बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का कोई कहा? मुस्लिम कोई कहा? नहीं कहा। लेकिन अभी आपके बगल बिकरू कांड हुआ विकास दुबे जी का, तो विकास दुबे जी की हत्या हुई तो उनके बहू को जेल से छुड़ाने का सारा पैसा कौन खर्च करेगा? बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने कहा जितना पैसा लगेगा हम देंगे, उनकी लड़ाई कोर्ट में हम लड़ेंगे। और कह रही है ब्राह्मणों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए ब्राह्मणों के अत्याचार को रोकने के लिए हम सत्ता में आएंगे। मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई, उसको रोकने के लिए हम सत्ता में नहीं आएंगे। मुन्ना पासवान के घर में पुलिसिया तांडव हुआ, उसको रोकने के लिए नहीं आएंगे। श्रद्धा भारती के ऊपर बलात्कार हुआ, उसको रोकने के लिए नहीं आएंगे। छोटेलाल दिवाकर की हत्या हुई प्रधान जी की, खुलेआम राइफल से मार दिया गया, उसके लिए नहीं आएंगे। अनीस कनौजिया की हत्या हुई, उसके लिए बहन जी नहीं आएंगी। अर्जुन कोरी जी की हत्या हुई प्रधानपति, उसके लिए नहीं आएंगे। दिल्ली का कांड हुआ, उसके लिए नहीं आएंगी। उसके लिए ना उनके पास वकील है ना उनके पास पैसा है। ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ तो बहन जी 200% आएगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर अत्याचार का कुछ हिस्सा बचा रहा तो हम भी ब्राह्मणों के हित में लड़ाई लड़ें, तो बड़ी दुर्दशा हो गई। अब इस समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा? इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। अगर ये वास्तव में समाज की लड़ाई लड़ते तो हमें पार्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, शौक भी नहीं था। वैसे भी हम लोग समाज में आंदोलन चलाते रहते, सामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि थी। आखिर इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो इसलिए हम लोगों ने कहा इस बेसहारा मजलूम लोगों की लड़ाई हम लोग लड़े। लड़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया? छोटेलाल दिवाकर जी की हत्या हुई तो सबसे पहले मैं गया, लेकिन मीडिया नहीं देगी। और मीडिया किसको देगी? जिसको आगे बढ़ाना हो। बाबा साहब अंबेडकर का मिशन चलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि बच्चे चला लेंगे। और जिसके पास सामाजिक अनुभव ना हो वो तुरंत चलाने की बात करने लगते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन कोई बाल बढ़ाने से नहीं चलेगा, कोई दाढ़ी बढ़ाने से नहीं चलेगा, कोई मूंछ बढ़ाने से नहीं चलेगा, और कहीं घटना से सिर्फ पहुंचने से भी नहीं चलेगा। घटना को अंजाम देने वाले घटना पे पहुंचने से नहीं रुकते हैं। जिसकी वजह से घटना बढ़ रही है
उसके ऊपर कुठाराघात से वो घटनाएं रुक जाती हैं। और दुश्मन के हाथ के खिलौना बनने से दुश्मन कभी कमजोर नहीं होता है, बल्कि ज्यादा मजबूत होता है। दुश्मन मनवादियों को डर है क्या किसी पार्टी का? हम लोगों के अलावा किसी से डरते उड़ते नहीं है। ये कहने के लिए है किसी से डरते उड़ते नहीं है। हम लोगों से इसलिए डरते हैं, हम लोगों की जो पार्टी है राष्ट्रीय लेवल की पार्टी। अगर आंदोलन हुआ, अभी हम लोगों ने देखा नीट पे हम लोगों ने आंदोलन किया, 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करने के लिए हम लोगों ने आंदोलन चलाया, खत्म हुआ। अब समाज की लड़ाई रोड पे लड़ रहे हैं, सदन में लड़ने की जरूरत है। अभी 16 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से जन आक्रोश रैली की जा रही है। माननीय राम सुरेश वर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा कर रहे हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने कहा किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी झंडे डंडे से के साथ शामिल हो, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और नौजवानों का यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, नौजवानों को प्रचार कराती है, नौजवानों से प्रचार कराते हैं। नौजवानों को कुछ देने का इरादा नहीं है साथियों। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी नौजवानों को भी अवसर प्रदान करेगी, उनके अंदर नेतृत्व निर्माण करेगी, क्योंकि शासन आने वाले समय में नौजवानों के हाथ में ही होगा और उसको हम लोग ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहे हैं। तो साथियों इसलिए ये सारा काम बहुजन मुक्ति पार्टी करना चाहती है और लगातार कर रही है। और सदन में अगर लोग कहते हैं कि अरे आप कैसे चले जाओगे, अभी जीत जाओगे 2022 का चुनाव, तो हम उनको कहे अभी बहुत ज्यादा कुछ राजनीतिक लोगों के दर्द ज्यादा बढ़ गया है। ये परिवर्तन यात्रा से आप लोग सोच रहे हो कि यहीं भर उन्नाव भर दर्द बढ़ा हुआ है। उन्नाव में दर्द नहीं बढ़ा हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में दर्द बढ़ा हुआ है। 3-4 अलग अलग पार्टी के नेता आए, पूछे आप कैसे सत्ता में जा सकते हो, आपके पास तो वोट बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा अगर हम प्रत्येक बूथ तक, प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक घर तक मैसेज पहुंचा दें और अपना स्टाम्प पेपर पर दिया हुआ एजेंडा लोगों को पढ़ के सुना दे, सिर्फ 50% लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। और ये जो बोल रहे हैं डेली सोशल मीडिया पे चल रहा है, 10% 20% लोगों तक पहुंच जाएगा और 20-25% तक अभी हम लोग हैंडबिल हाथ में बांट देंगे। और रही कसर, जब हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे तो 15 दिन का समय मिलेगा। आदर्श आचार संहिता में 15 दिन में ही घर घर मैसेज पहुंचा लेंगे। अगर मैसेज पहुंचा दिए तो 50% लोग सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? तो उन्होंने कहा सुधर सकते हैं आप लोगों के ये विचार में बड़ी गर्मी है। आप लोगों का जो सुनता है हम लोगों की सुनता ही नहीं है। ये नेताओं का कहना है अभी उत्तर प्रदेश में, जो आप लोगों की सुन लेता है वो हमारी सुनता ही नहीं, हमारा कार्यकर्ता भी। तो हमने कहा जब आपके कार्यकर्ता की बीमारी बढ़ रही है तो क्या ये जनमानस में बीमारियां नहीं बढ़ रही? क्या बढ़ रही है। और अगर 50% लोगों ने ही सिर्फ समझ लिया हमारी बात, तो लगभग 90% जनसंख्या है। 90% लोग अगर समझ गए तो 50% भी वोट किए, 45% हुआ। 40% किए तो भी हम लोग 31% से ऊपर वोट पा जाएंगे। 31% से ज्यादा वोट पाने पे हम लोग सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जब हम ऊपर उठेंगे तो कोई न कोई तो नीचे जाएगा। बीजेपी झूठ पे आधार पे पुल बांधा हुआ है, तो झूठ के आधार पे बड़ी बिल्डिंग बनाया हुआ है, बालू के ढेर पे बना हुआ मकान है। अब हम लोग तूफान चला रहे हैं तो सड़क के एक एक बालू हमारे पास आ रहे हैं। अभी डेली आए दिन बीजेपी के कार्यकर्ता हम लोगों के पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो बीजेपी का स्तंभ जब गिर रहा है तो उसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आएगा। और क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं
उनका भी ग्राफ धीरे धीरे नीचे आएगा। तो हम बढ़ेंगे, इतना आप लोगों को स्वस्थ कर देना चाहता हूं, 2022 के चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी तय करेगी किसकी सरकार होगी, किसकी नहीं। इस मकाम तक पहुंच गए। तो संख्या साथियों देखते हैं ना, वो गाड़ियां दिखाई देती है। एक रैली हुई, तो मनुवादियों ने रैली किया तो लग्जरी गाड़ियों की संख्या 5000 थी और संख्या 10,000 थी। और बहुजनों के पास क्या है, हमारे पास अगर 5000 गाड़ी आ जाए तो एक गाड़ी में 10 से कम जाएगा नहीं, तो 50,000 हो जाएंगे। उनकी गाड़ी का चालक और नेता अकेले बैठ रहा है, गाड़ी में सुनने वाला भी ड्राइवर के अलावा कोई नहीं है। ये पोजीशन है। तो साथियों, इसलिए सारा झूठ के आधार पर पुलिंदा बनाया गया है और हम लोगों ने इसका रास्ता निकाला कि अब झूठ के आधार पर नहीं, स्टाम्प पेपर पर लिख के सारे वादे दिए जाएंगे। स्टाम्प पेपर पर लिख के वादा देने का काम सिर्फ बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश में कर रही है। और इसीलिए हम लोगों ने प्लान बनाया। पहला मुद्दा रखा, अभी तक इस देश में कुत्ते, बिल्ली, हिजड़ों की गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। अभी जो नौटंकी चल रही है वो देख ही रहे हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है, पहला मुद्दा रखा, अगर सरकार बनाएंगे, केंद्र करे या न करे, स्टेट की हम जनगणना अपने आप कर लेंगे। और जनगणना करने के बाद और कॉलम उसमें बढ़ेंगे, एक साथ जनगणना हो जाएगी, किसके पास कितना साधन है, संसाधन है, धन है, व्यापार है, सारा डाटा आ जाएगा। उसको डिस्क्लोज कर देंगे। जो लड़ाई आपस में बैकवर्ड की जातियों की है, बहुत लोगों को लड़ाया जा रहा है कि यादव टोटल खा लिए, बहुत लोगों को लड़ाया जा रहा है कुर्मी खा लिए, तो बहुत लोगों को लड़ाया जा रहा है मौर्य जी खा लिए। तो सारी जातियों की जब गिनती हो जाएगी तो कौन खा लिया है सब पता चल जाएगा। लेकिन जाति आधारित मुद्दा जितनी बार उठाते हैं उतनी बार ये बैकवर्डों में खलबली नहीं हो रही है कि यादव आए रोड पे कहे जाति आधारित गिनती मत करिए, बल्कि लालू यादव कह रहे जाति आधारित गिनती करिए। अभी अखिलेश जी को भी सद्बुद्धि आ गई है, तो उन्होंने कहा हाँ जाति जनगणना होना चाहिए। तो जाति जनगणना हो जाने से लड़ाई भिड़ाई का सवाल पैदा नहीं होगा, मनुवादियों को नुकसान ज्यादा होगा लगता है, तभी तो ज्यादा मिर्ची लग रही है। बैकवर्डों को मिर्ची नहीं लग रही है, लग रही है उनको, बल्कि तो बैकवर्ड क्लास कह रहा है लड़ाई ही बंद हो जानी चाहिए, साला काउंटिंग करो, काउंटिंग चल नहीं रही है। दूसरे नंबर पे भूमि की मर्यादा तय करने का निर्णय हम लोगों ने लिया। किसी के पास इतना कम जमीन नहीं होना चाहिए कि 2 कमरा मकान न बन पाए, किसी के पास इतनी जमीन नहीं होनी चाहिए कि 10-5 सालों में देख न पाए अपनी जमीन को कहां है। तीसरे नंबर पे अगर हम सरकार में आते हैं तो प्रत्येक परिवार को जिसके यहां सरकारी सर्विस नहीं है, जो बड़ा टैक्स पेई नहीं है, उसको 18,000 रुपए महीने सरकार दे। तो साथियों 18,000 अगर देंगे उससे क्या क्या फायदा हो जाएगा। एक तो 18,000 जब सरकार देगी तो उनसे बदले में काम लेगी। काम क्या लेगी, अभी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता नहीं भेजेंगे, वही न्याय पंचायत स्तर पे एक उद्योग धंधा कृषि के आधार पर लगाया जाएगा। किसान का आलू अगर है तो आलू 2 रुपए 4 रुपए किलो लेके जाते हैं व्यापारी सस्ते में, उस समय सस्ता हो जाता है। और वही हल्दीराम वगैरह जब ले लेते हैं तो जैसे ही उसका बनाते हैं चिप्स 400 रुपए किलो बेचते हैं। तो चिप्स तब भी बिकेगा, लेकिन किसान का आलू यहां जाएगा, यही बनेगा, प्रोडक्शन यही होगा, किसान बनाएंगे और किसान बेचेंगे। 50% किसानों के डेवलपमेंट पे लगाया जाएगा पैसा फायदा का। तो कौन डेवलप होगा, किसान होंगे। अभी क्या हो रहा है, 4 रुपया 10 रुपए और लागत मान लेते हैं, लेकिन 400 में बेच रहे हो तो कितना हो गया आपका नुकसान। साथ किसान का टोटल नुकसान उनका सैकड़ों गुना फायदा हो जाता है। अब गन्ना आप बोते हैं, गन्ना से आप कुल बेच दीजिए टोटल, तब भी उसकी जो लुगदी बचती है उससे हम लोग कप प्लेट बनवा देंगे।
खाना खाने के बाद आप जैसे ही खेत में डालोगे खाद बन जाएगा, पैदावार बढ़ जाएगी। अभी सरकार नौटंकी करती है, सरकार खुद ही प्लास्टिक बेचने वालों से पैसा कमीशन में लेती है, कंपनियों से, और लिख के दिया हुआ है विदेशों को कि पर्यावरण मुक्त करने के लिए हमारे यहां प्लास्टिक बंद है। प्लास्टिक बंद है लेकिन प्लास्टिक चालू है, दोनों काम है। अब बंद कहां है? बंद है अमेरिका में। अब भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश के कि बंद हमारे यहां है, हमारे यहां बंद है। तो पर्यावरण इससे दूषित होता है। जैसे ही फेंक दोगे बीज के अंकुरण क्षमता कम हो जाएगी, धीरे धीरे पैदावार कम हो जाएगी खेतों की। उसको बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से जब उद्योग लगाए जाएंगे तो यहां का व्यक्ति ही यहां काम करेगा और उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ठोस आधार किसी के पास नहीं है। ये डेली हम लोग बोल रहे हैं ना, हमारे लोगों के बोलने की वजह से नेता नकल कर रहे हैं। ये डेली जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां खोले हुए दुकान, ये हम लोगों की स्पीच सुनते हैं। रात को स्पीच, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, रात को स्पीच सुनते हैं और उसके बाद सुबह तक लिखते हैं, और जब जाते हैं तो कोने में वही बताते हैं जो हम लोग बताते हैं। पूछिए इसके पहले प्लान कहीं है? कहीं नहीं, प्लान तो नहीं है। और आगे तो कभी कभी हम लोग 29 मुद्दे तो डेली बताते नहीं है। तो किसी दिन एक मुद्दा बताते हो, किसी दिन दूसरा मुद्दा बताते हैं। हम कहते हैं 29 मुद्दे बता दो, तो बताते नहीं है। तो ये परिस्थितियां हो गई है प्रदेश में। तो साथियों, इसलिए ये काम करने की जरूरत है, उससे बहुत सारा फायदा हो जाएगा। अभी लेबर चौराहे पे डेली बिकने जाता है हमारा आदमी। कभी कभी बोली लगती है, कभी नहीं बोली लगती है। पहले हम लोग पुराने जमाने की पिक्चर देखते थे, तो पिक्चर देखते थे जब कोई कार वाला आता था तो बच्चे दौड़ते थे कार वाले के पीछे। ये तो बच्चे दौड़ते थे पुरानी पिक्चर में। नई सीनरी क्या आ गई, नया पिक्चर क्या बना भारत में? अब लेबर चौराहे पे जब बड़ी गाड़ियां आती है सुबह, तो हमारे समाज का बूढ़ा नौजवान दौड़ता है, मालिक हम काम करेंगे, मालिक हम काम करेंगे। ये स्थिति हो गई। पिक्चर में बच्चे दौड़ा करते थे। आज के हिसाब से सत्यता यह है कि लेबर चौराहे पे जब कोई बड़ी गाड़ी आती है तो हमारे समाज के जो लेबर है, बूढ़े मजदूर है, वो दौड़ते हैं। और कभी कभी बोली लगती है, कभी नहीं लगती है। तो ये लेबर चौराहे से काम खत्म हो जाएगा, सबको काम मिल जाएगा। और दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता तो आप लोग जाना ही नहीं चाहता कोई, परिवार छोड़ के। हो तो मजबूरी है, हमारे लोग जाना चाहते हैं, नहीं तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी कोरोना में लाठी जो खाए वो पता ही है। तो इसलिए साथियों, ये करने की जरूरत। अगला 60 साल तक जब तक सामर्थ्य है व्यक्ति के अंदर, वो काम करता है और टैक्स जाता है सरकार के पास, राष्ट्र की सेवा करता है वो। अगर 60 साल से ज्यादा हो गया तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी सेवा करे, राष्ट्र की जिम्मेवारी है उसकी सेवा करे। इसलिए 60 साल के ऊपर वाले को 3000 रुपए पेंशन, वृद्धा पेंशन बहुजन मुक्ति पार्टी देने का काम करेगी सरकार बनाए। साथियों, नौजवान हैं, अगर एमए पास कर लिया तो 5000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होते ही 5000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर ग्रेजुएशन करता है तो 3000, इंटर करता है तो साथियों 2500, मैट्रिक पास करता है तो 2000, तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जब तक वो सरकारी सर्विस नहीं कर पाए। और इसके बाद अगला मुद्दा हम लोगों ने बनाया कि साथियों, आंगनबाड़ी है, आशा बहुएं हैं, कार्यकर्ती है, सहायिका है। तो ये जो तबका है, ये न्याय के लिए अभी विधानसभा में जब घेराव करता है तो लाठीचार्ज हो रही है। रोजगार सेवक है, 1-1 साल नहीं वेतन मिल रहा है, 2-2 साल, परेशान है। तो साथियों, इसलिए अगर हमारी सरकार आई, आप लोगों ने बनाया, तो सबको नियमित कर दिया जाएगा। चतुर्थ कर्मचारी का जितना वेतन है सबको दिया जाएगा। इससे क्या होगा?
इनका भाई भला हो जाएगा। अगला साथियों, हम लोग अपने नेता से बात कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार राज्य में जो चौकीदार होता है, वो चौकीदार मत समझिए जो चौकीदार चोर है। ये चौकीदार जो रक्षा करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। जो चोर नहीं है, जो चोर है तो चोरी कर रहे हैं, तो उनको जिस तरीके से बिहार में उनको मानदेय वेतन ज्यादा दिया जाता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में उनको भी मानक निर्धारित करके, अभी हम लोग बात कर लेंगे, तो मानक निर्धारित करके उनको भी नियमित करने का काम किया जाएगा। तो साथियों, ये सारा प्लान बहुजन मुक्ति पार्टी का है। इस देश के मूल निवासियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सारे उत्थान के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया। अगला मुद्दा है कि साथियों, लॉकडाउन में जो भी शिक्षा संस्थान थे, शिक्षण संस्थान, उन्होंने, उन सरकार ने क्या कहा कि ये सारी फीस माफ हो गई और कोई ऐसा जियो नहीं भेजा उनके पास, मौखिक कहा और हर जगह फीस वसूली गई। साथियों, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार, अन्याय है। एजुकेशन मिला नहीं, एजुकेशन का जो शुल्क है वो लिया गया। और यही उन्नाव की घटना है। पंडित जी प्रिंसिपल थे, स्मृति नाम है लड़की का, तो उसने आत्महत्या किया और नोटबुक में क्या लिखा कि हमको इतना ज्यादा अपमानित किया गया फीस भरने के लिए, कि हमें इतना ज्यादा अपमानित किया गया, अपमान में सहन नहीं कर पाई, इसलिए आत्महत्या कर रही हूं। तो आत्महत्या तक लोग कर रहे हैं, बच्चे हमारे आत्महत्या तक कर रहे हैं। हमारी सरकार आती है तो साथियों सारे फीस माफ हो जाएंगे लॉकडाउन में, और जो जो शिक्षण संस्थान लिए होंगे पैसा वो रिटर्न करेंगे, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगी। तो साथियों, नो वर्क नो पेमेंट भी होना चाहिए ना। आपने काम तो किया नहीं, तो इसलिए आपको पेमेंट लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप मिनिमम पेमेंट अगर लेना चाहते हैं तो सरकार से आप एप्लीकेशन करिए, सरकार देने का काम कर सकती है, और पब्लिक से आप नहीं ले सकते, अपने बच्चों से नहीं ले सकते, विद्यार्थियों से नहीं ले सकते। तो साथियों, इस तरीके से अगला हम लोगों ने मुद्दा बनाया, राष्ट्रपति का बच्चा हो या चपरासी का बच्चा हो, मुख्यमंत्री का बच्चा हो या प्रधानमंत्री का बच्चा हो, मुस्कुराइए मत, हमारे मुख्यमंत्री के बच्चे नहीं है, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री के बच्चे नहीं, लेकिन अन्य राज्यों में मुख्यमंत्रियों के भी बच्चे हैं। सभी के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे और इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम के तर्ज पे डेवलप किया जाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश का सिलेबस एक कर दिया जाएगा। अभी क्या है, सारे प्राइवेट विद्यालयों के सिलेबस अलग अलग है और सब अपने मनमानी पढ़ा रहे हैं। तो ये एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बने हैं? झक मारने के लिए बने हैं। अगर तुम्हारे नियंत्रण में शिक्षण संस्थान नहीं है तो तुम्हें पानी लेना चाहिए कितना, चुल्लू भर, और सिर्फ नाक रगड़ के मर जाना चाहिए, जब तुम्हारे नियंत्रण में कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। हमारी सरकार आएगी, एक ही एजुकेशन का सिस्टम होगा, एक ही विषय वस्तु पढ़ाई जाएगी, दूसरा कोई पढ़ाता है तो उसकी मान्यताएं निरस्त कर दी जाएगी उस स्कूल। अभी क्या कर रहे हैं, एक साल दूसरा स्कूल में पढ़ाते हैं एक सब्जेक्ट और दूसरे साल फिर बदल देते हैं। और हम लोग भी पढ़े हुए हैं, जब हम लोग पढ़ते थे, हम पढ़े तो हमारा छोटा वाला भाई वही से पढ़ा, वही किताब लेके, कॉपी खरीदता था मात्र, और कॉपी भी वो भी देखता था कि पहले क्या पढ़ाया गया है, रिवीजन भी कर लेता था। बड़े भाई हमारे पढ़े तो साथियों हम 3 भाइयों के अंतराल थे एक एक साल के, तो एक बड़ा वाला पढ़ता गया, हम पढ़ते गए, हमसे छोटा वाला पढ़ता गया, सारी किताबों को बढ़िया स्टेपलर करके कवरिंग करके रखते थे, फाड़ते नहीं थे। आज 1 साल पढ़ने के बाद कूड़े के भाव बिकती है, और क्या कहती है सरकार कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे क्योंकि बैलेट पेपर से कागज ज्यादा लगता है। अरे इतनी निकम्मी और हरामखोरी बयान देना तो बेवकूफी वाला बात है।
उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा तो मात्र किताबों पे खर्च हो जा रहा है पेपर। तो इसकी चिंता है, इसकी चिंता नहीं है। क्योंकि इसलिए मैं निश्चित तौर पे आरोप लगा रहा हूं, जो भी सरकार चलाने वाले लोग हैं, अगर इस पे ध्यान नहीं दे रहे तो इसका मतलब है इस कमीशन से अपना पेट पालने का काम कर रहे, मिनिस्ट्री इसी पे चल रही, कमीशन पे। तो साथियों, इसलिए ये बंद करने की जरूरत है। और ये सरकारी जो शिक्षण संस्थान है, गवर्नमेंट शिक्षण संस्थान, उनको क्या करेंगे? उनको वेल डेवलप करेंगे इंग्लिश मीडियम के तर्ज पे। जब 50,000 सरकार फीस दे सकती है टीचरों को, तो 10, 20, 50,000 और लगा सकती है। वेल एजुकेशन मिल सकता है वहां। और अभी क्या कर रहे हैं? सारे टीचरों को इंगेज करके रखा हुआ है सरकार ने। अभी स्कूल नहीं खुले थे तब भी मांग रहे थे। क्या मांग रहे भाई? बार बार रिपोर्ट, नेट से कॉल से डिटेल्स दीजिए, ये सबमिट कीजिए, ये सबमिट कीजिए। फिर भी परेशान करके रखे हो। जब स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे तो स्कूल में मास्टरों को जबरदस्ती बुला रहे हो। तो ये तमाम इनकी परेशान करने की योजनाएं थी, पढ़ाने के लिए नहीं। जबकि मास्टरों को काम क्या दे दिया? पढ़ाना नहीं है। जनगणना, बाल गणना, आर्थिक गणना, पशु गणना, नसबंदी का गणना, पोलियो ड्रॉप, चुनाव में संशोधन, वोटर लिस्ट का संशोधन, चुनाव में वोटिंग कराना, वोटिंग कराने के बाद काउंटिंग कराना, तमाम काम कराना है, लेकिन पढ़ाना नहीं है। ऐसा सरकार की मंशा थी, है अभी मंशा। इसको बंद करने के बाद किसी भी शिक्षक को कोई भी ऐसा काम नहीं दिया जाएगा जिससे शिक्षण प्रभावित हो। ऐसा कानून बना के हम लोग काम करेंगे। साथियों, ये सब करना चाहते हैं हम लोग। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी पहले फेज में जागृत कर रही है 29 मुद्दे पे। दूसरे चरण में हम लोग स्टाम्प पेपर पर लेके आ जाएंगे मुद्दा। तीसरे चरण पे प्रत्याशी जिसे बनाएंगे, तो साथियों प्रत्याशी से 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर पहले पार्टी एग्रीमेंट करेगी। पार्टी से प्रत्याशी एग्रीमेंट करेगा, फिर वो प्रत्याशी जनता से 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करेगा। अगर वो हमारे सारे मुद्दों पे सहमत नहीं है, उसे टिकट नहीं दिया जा सकता। जब सहमत है तो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के हमको देगा और एक स्टाम्प पेपर पे बनवा के पूरे जनता को देगा। तो साथियों, इससे क्या होगा? अगर जनता ने का काम उसने नहीं किया तो जनता क्या करेगी? FIR करे और उसे जेल में भेजने का काम करे। अगर जनता नहीं करती है तो हम लोग अपने विधायक को ही जेल भेजने का काम करेंगे। इसलिए 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के लेंगे। अगर इतनी स्वच्छ राजनीति पूरे भारत में हो जाए तो भारत देश की दरिद्रता खत्म हो सकती है। इस देश में सारे लोग एक लेवल पे आके खड़े हो सकते हैं। ऐसा करना चाहते हैं तब बाबा साहब अम्बेडकर का सपने साकार होंगे। कोई मूंछ रखने से सपने साकार नहीं होगा। अगर मूंछ रखने से साकार हो जाते तो हमारे पुरनिया बड़े बड़े मूंछ रखते थे, साकार नहीं हुए। तो ये काम करने से साकार होंगे। तब आएगी इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, तब स्थापित होगा साथियों। और दुश्मन हमारा चाह रहा है कि भूख से तड़पते रहेंगे तो भूख और स्वाभिमान में टकराव होगा, तो भूख जीत जाएगी, इनका स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। वो हमारा स्वाभिमान खत्म करना चाहता है, इसलिए सारी प्लानिंग कर रहा है। और हमें क्या करना होगा? भूख से तड़पने से पहले ही मान सम्मान स्वाभिमान की अगर लड़ाई लड़ते हैं, अगर बहुजन मुक्ति पार्टी का आप लोग साथ सहयोग करते हैं, तो साथियों उत्तर प्रदेश नजीर पे पेश करेंगे और 24 में भी हम लोग केंद्र सरकार में जाएंगे। हम लोग ऐसा कर सकते हैं साथियों, आप लोग साथ सहयोग करोगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।